प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया कनाडा दौरे के बाद कनाडा खुफिया एजेंसी CSIS की 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार खालिस्तानी उग्रवाद कनाडा से संचालित हो रहा है, जहां उग्रवादी भारत में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कनाडा को एक विश्वसनीय ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अहिंसक राजनीतिक मांगे अतिवाद नहीं है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हिंसक अतिवाद चिंता का विषय है। भारत लंबे समय से कनाडा को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित जगह मानता आया है। जून 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों ने ही अपने राजनयिकों को स्वदेश बुला लिया। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों ने इस कूटनीतिक संकट को और गहरा कर दिया था। इस रिपोर्ट में मार्च 2024 में शुरू हुई विदेशी हस्तक्षेप पर सार्वजनिक जांच पब्लिक इंक्वायरी इनटू फॉरेन इंटरफेरेंस PIFI के पहले चरण का भी उल्लेख है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के अधिकारी विदेशी हस्तक्षेप में शामिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का उद्देश्य भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रोकना है। रिपोर्ट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के G7 शिखर सम्मेलन के औपचारिक मुलाकात के बाद जारी की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं खालिस्तानी उग्रवाद और इसके संदर्भ में भारत की बढ़ती चिंता पर। 12 जून 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बताया गया कि कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस ने प्रोजेक्ट पेलिकन नामक एक विशेष अभियान के तहत खालिस्तान समर्थक, नशीले पदार्थों के तस्कर और आतंकी गुट को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी बताया गया है, जिसमें 479 किलोग्राम कोकेन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस नेटवर्क से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 7 भारतीय मूल के वो लोग शामिल हैं जो लंबे समय से कनाडा में बसे हुए थे। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा तक वाणिज्यिक या कमर्शियल ट्रक मार्गों का इस्तेमाल कर रहा था और इसका मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और अमेरिका आधारित वितरकों से सीधा संपर्क था। सूत्रों के अनुसार इस तस्करी में प्राप्त धन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें प्रदर्शन, खालिस्तान जनमत संग्रह और हथियारों की खरीदारी शामिल है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया है कि ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा प्रायोजित है, जो कनाडा में खालिस्तानी समूहों को मैक्सिकन कोकेन की तस्करी के लिए आर्थिक मदद देती है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भारतीय मूल के जो नाम शामिल हैं वो इस प्रकार हैं: सजगीत योगेंद्र राज, मनप्रीत सिंह, प्रताप सिंह, शिव ओंकार सिंह और हाउ टॉमी युआन। कनाडाई पुलिस के अनुसार इन सभी आरोपियों पर ड्रग और हथियार संबंधित करीब 35 आपराधिक धाराएं लगाई जा रही है। खालसा एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में इस धर्म को खालसा के रूप में पुनर्गठित किया गया था। खालिस्तान की धारणा सिख धर्म पर आधारित है, जो मुगल शासन के दौरान उदित हुआ। इस आंदोलन के समर्थकों के बीच प्रस्तावित राज्य की सीमाओं को लेकर कोई सर्वसम्मति नहीं है, फिर भी अधिकांश प्रस्तावों में भारत के पंजाब राज्य को इसका मुख्य हिस्सा माना गया है। कुछ प्रस्तावों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पंजाबी भाषी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। किसी समय इस आंदोलन में केवल भारतीय राज्य नहीं बल्कि पाकिस्तान अधीन पंजाब भी था, लेकिन हाल के वर्षों में खालिस्तानी और पाकिस्तानी गठजोड़ के उजागर होने के बाद खालिस्तान के मैप से पाकिस्तानी पंजाब नदारद है। 2011 में भारत सरकार की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2.08 करोड़ सिख हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1.7% हिस्सा हैं। इन सिखों में से अधिकांश करीब 1.6 करोड़ पंजाब में रहते हैं, जहां वे राज्य की कुल आबादी का लगभग 58% हैं। भारत की आजादी के बाद और पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के सत्ता संघर्ष के बीच खालिस्तान थ्योरी उभरी। 70 और 80 के दशक में भारत और प्रवासी सिख समुदायों के बीच खालिस्तान आंदोलनों के प्रति समर्थन उभरने लगा। जल्द ही सिख विद्रोही नेता जनरैल सिंह भिंडरावाले के प्रभाव में ये आंदोलन सशस्त्र विद्रोह में बदल गया था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और देश भर में दंगे अंत में इसकी परिणति रही।
अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने 33 किलोग्राम हेरोइन के साथ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़े एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया। हरजीत सिंह नामक ये व्यक्ति पंजाब के तरन तारण जिले के कासेल गांव का निवासी है। ये सीमावर्ती इलाका हाई प्रोफाइल नार्को टेररिज्म गलियारे के रूप में सक्रिय है। इसके दूसरी तरफ 21 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जगदीश सिंह भोला को जमानत दे दी। अगर आपको याद हो कि पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी और इंटरनेशनल पहलवान जगदीश सिंह भोला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के तहत जेल में है। वर्ष 2013 में भोला की गिरफ्तारी से $1 अरब की ड्रग तस्करी श्रृंखला का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें भारत से कनाडा तक हेरोइन एवं मीथामेटाफाइन पहुंचाई जाती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक पंजाब से हर साल अनुमानित 7,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स भारत से बाहर भेजी जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और पंजाब पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2024 में ही राज्य में नशे की बरामदगी में भारी इजाफा हुआ है। 800 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, 1200 किलोग्राम अफीम और बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स जब्त की गई हैं। 2025 में भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। द ट्रिब्यून के अनुसार कैनेडियाई गैंगस्टर और आतंकी अर्श डल्ला के करीबी माने जाने वाले 2 उग्रवादी कश्मीर सिंह गलवड्डी और बलजीत मौर की NIA ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मई 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF से जुड़े एक हत्या के षड्यंत्र को विफल कर दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश से लाए गए 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए गए और एक ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया था। इसके कुछ ही दिन बाद पंजाब पुलिस ने सीक्स फॉर जस्टिस SFI से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर उस पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे थे। इस खबर में पुष्टि की गई कि ये सब एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रचार रणनीति का हिस्सा था, जिसकी फंडिंग दूसरे देशों से हो रही थी। भारत कनाडा डिप्लोमेटिक मामले में जून 2025 में 1 साल के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के संबंध गहराते नजर आए। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने बातचीत के माध्यम से फिर से राजनयिक संबंध बहाल कर लिए। दोनों देशों ने ही भारत और कनाडा में हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खालिस्तानी उपद्रवियों द्वारा भारत में आतंकवाद, वित्त पोषण, ड्रग ट्रैफिकिंग और उसके ब्लॉकचेन को रोकने के लिए कुछ व्यापक कदम प्रभावी होंगे। जैसे पहला, सुरक्षित सीमा निगरानी, सुरक्षा मामलों में एक समन्वित राष्ट्रीय पॉलिसी, सीमा निगरानी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अधिक प्रभावी बनाना। दूसरा, विकसित फॉरेंसिक तकनीक, अत्याधुनिक फॉरेंसिक क्षमताओं का विकास, सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए आधुनिक लैब्स का बुनियादी ढांचा विकसित करना। तीसरा, वित्तीय निगरानी और FATF, वित्तीय निगरानी को व्यापक बनाना। FATF या वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को कनाडा की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी AMI और आतंकवादी फंडिंग निरोधक CTF ढांचे की निगरानी में अधिक परिपक्व भूमिका अदा करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत द्वारा इंटरपोल में प्रस्तुत रियल टाइम खुफिया साझाकरण प्रणाली के प्रस्ताव को शीघ्र लागू कर द्विपक्षीय समझौतों को संयुक्त अभियानों में विस्तारित करना। पांचवा, राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक जवाबदेही के तहत चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता, पुलिस और पत्रकारों जैसे विजिल ब्लोअर्स के लिए मजबूत सुरक्षा कानून। भारत इस समय सिर्फ नशीले पदार्थों की समस्या से नहीं बल्कि एक हाइब्रिड युद्ध से जूझ रहा है। खालिस्तानी नेटवर्क के साथ ISI सहायता, प्रवासी फंडिंग और भारत होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर कनाडा, US और मेक्सिको तक बसा एक बड़ा नारकोटिक्स रैकेट शामिल है। कनाडा का ये मानना कि खालिस्तानी उग्रवाद केवल भारत के विरुद्ध है, आने वाले समय में शायद उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो। हिंसा और चरमपंथ किसी देश के नहीं बल्कि शांति के विरुद्ध होते हैं। ये दुखद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भी अब तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। उम्मीद करें कि नाटो के हालिया दुर्दशा के विपरीत दुनिया समय रहते ही उग्रवाद और यूं कहें कि खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ एकजुट हो जाएगी। वर्ल्ड व्यू में आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
theLens.in को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।